हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस 2022 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट में होने वाले एग्जाम के सॉल्यूशन के ऊपर। ये है हमारा पॉलिटिकल साइंस का पेपर। अब हम शुरू करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने यह कहा था कि लोकतंत्र शासन के एक प्रकार से कुछ अधिक है, यह संयोजित जीवन निर्वाह का एक साधन है। तो इसे कहा था जॉन डीवी ने। जॉन डीवी हमारे तीसरे वाले ऑप्शन में दिए हुए हैं। तो तीसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कह रहा है कि सोफी अथवा सोफिया निम्नलिखित में से किस पुस्तक का एक पात्र है। तो यह था ए विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन, जो कि दूसरे वाले ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। तो दूसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, बहुसंस्कृतिवाद के विमर्श में निम्नलिखित में से किसने आंतरिक प्रतिबंध एवं बाह्य प्रतिबंध शब्द का उपयोग किया है। तो ये किया था विल किमलिका ने। विल किमलिका हमें दूसरे वाले ऑप्शन में देखने को मिल रहे हैं। तो दूसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है। बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके लिए एम बी फोस्टर ने कहा है कि उनका राजनीतिक विचार प्रोटेस्टेंट धर्म की अपेक्षा पैगन पुनरुत्थान को अधिक प्रस्तुत करता है। तो यह था मैकियावेली। मैकियावेली पहला वाला ऑप्शन है कि सही हो जा रहा है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है 5वां नंबर। इसमें कहा है कि हमारी आत्मपूर्णता की ओर ले जाने वाले हमारे विज्ञान एवं हमारी कलाओं के उन्नयन के अनुपात में भ्रष्ट हो गई है। यह निम्नलिखित में उल्लिखित है। तो यह था डिस्कोर्स ऑन द साइंस एंड आर्ट्स में, जो कि पहले वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अरस्तु की कृति नहीं है, मतलब इनकी रचना नहीं है। तो इसमें से अपोलॉजी नहीं है, बाकी सारे ही उनकी रचनाएं हैं। पॉलिटिक्स निकोलियन और इडू इडू यूडेमियन एथिक्स, ये अपोलॉजी इनकी नहीं है, बाकी सारी रचनाएं अरस्तु की हैं। तो चौथा वाला ऑप्शन हमारा सही हो गया। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 7। साथ में कहा है कि प्लेटो के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक पूर्ण शाश्वत एवं नियत है। तो उसमें से विचार जो है पूर्ण शाश्वत और नियत है। बाकी कोई भी इसमें से नियत नहीं, ना पदार्थ, ना शुद्ध सामग्री, ना ही डार्कनेस। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है 8 नंबर। 8 में कहा है कि सुक्ति संग्रह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो यह था कंफ्यूशियस से संबंधित, जो कि तीसरे वाले ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। तीसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है 9 नंबर। 9 में क्या कहा है कि दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों द्वारा कब और कहाँ पर प्रदर्शन किया गया एवं उनके द्वारा एकत्र होकर निष्क्रिय प्रतिरोध करने की विधिवत शपथ ली गई थी। तो यह था सितंबर 1906 जॉन्सबर्ग में, जो कि पहले वाले ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। पहला वाला ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 10। 10 में क्या कहा है, निम्नलिखित में से किसने 1925 में आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत की थी। तो ये किए थे ईवी रामास्वामी नायकर ने। ईवी रामास्वामी नायकर, जो कि तीसरे वाले ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। तो तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 11। 11 में क्या कहा है कि निम्नलिखित में से किसने विधि के दो प्रकार शरीयत एवं जवाबियत के रूप में वर्गीकृत किया है। तो ये किया था जिया बर्नी ने, जो कि चौथा वाला ऑप्शन में दिए हुए हैं। चौथा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है 12 नंबर। 12 में क्या कहा कि इस वर्ष में एम एन रॉय ने अपनी रेडिकल डेमोक्रेसी पार्टी को खंडित कर दिया था। तो यह था 1948 में, जो कि तीसरे वाले ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। तीसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है 13 नंबर। 13 में कहा है कि रॉबर्ट नाजिक राज्य के दृष्टिकोण के बारे में अराजकतावादी अभिकथन से क्यों सहमत हैं। निम्नलिखित में से गलत तर्क को चुनिए। तो इसमें से चौथा वाला ऑप्शन सही है, इसका अभिप्रेरक नागरिकों का कल्याण है। तो यहाँ पूछा है नागरिक अराजकतावादी अभिकथन से क्यों सहमत थे, तो उसमें से गलत चर को चुनना है। तो ये चौथा वाला ऑप्शन इनका सही हो जा रहा है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है 14 नंबर। 14 में क्या कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन संघ लोक सेवा आयोग के बारे में सही नहीं है। तो इसमें से चौथा वाला ऑप्शन सही नहीं है। इसमें कहा है कोई भी राज्य सरकार संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित राज्य के लिए परीक्षाओं को संचालित करने के लिए आग्रह कर सकती है। तो ऐसा नहीं है, तो चौथा वाला ऑप्शन सही नहीं है। और यहाँ पूछा कौन सा सही नहीं है, चौथा वाला ऑप्शन सही नहीं, तो चौथा वाला ऑप्शन हमें टिक मार के आगे बढ़ना है। चौथा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सवाल नंबर 15। 15 में क्या कहा है कि राष्ट्रपति चुनाव में किसी संसद सदस्य के मत मूल्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें से दूसरा वाला कथन सही है। इसमें कहा है कि संसद सदस्य का मत मूल्य सभी राज्य एवं संघ राज्य शासित क्षेत्रों के सभी विधानसभा सदस्यों के मत मूल्यों का कुल मूल्य मतों का कुल मूल्य
बटे संसद के चुने गए सदस्यों की कुल संख्या के बराबर होता है, जो कि दूसरे वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। दूसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो गया। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है 16 नंबर। 16 में क्या कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 51 ए में जोड़ा गया है। तो यह था माता पिता द्वारा अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना, जो कि दूसरे वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। तो दूसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है 17 नंबर। 17 नंबर में क्या कहा है कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा गठित राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग द्वारा निम्नलिखित में से कौन से 6 धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय अधिसूचित किए गए हैं। तो उसमें था मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी और जैन, जो कि चौथे वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। तो चौथा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 18। 18 में क्या कहा है कि मतदान स्थल पर चुनाव का संचालन निम्नलिखित में से कौन करता है। तो करता है पीठासीन अधिकारी या फिर प्रिसीडिंग ऑफिसर, जो कि दूसरे वाले ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 19। 19 में कहा है कि निम्नलिखित में से कौन जनहित याचिका के अगुआ थे। तो ये थे न्यायमूर्ति पी एन भगवती, जो कि दूसरे वाले ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। तो दूसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है, न्यायमूर्ति पी एन भगवती। अगला सवाल है 20 नंबर। 20 में क्या कहा है कि राष्ट्रीय ग्रामीण योजना गारंटी अधिनियम को बनाने में निम्नलिखित में से किसने योगदान दिया था। तो ये दिया था जियां ड्रेज ने। जियां ड्रेज कहाँ है, पहले वाले ऑप्शन में। जियां ड्रेज हमारे सही हो जा रहे हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल है 21 नंबर। 21 में क्या कहा है कि नागरिक चार्टर आंदोलन के लिए मूल रूप से बनाए गए 6 सिद्धांतों में से निम्नलिखित कौन सा एक सिद्धांत नहीं है। तो इसमें से जो है कि मात्रा नहीं है, बाकी ये चुनाव, मूल्य, जवाबदेही, ये तीनों ही हैं। चौथा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है 22 नंबर। 22 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन दल बदल विरोध से संबंधित है। दल बदल विरोध से संबंधित है 52वां संशोधन, जो कि दूसरे वाले ऑप्शन में दिख रहा है। तो दूसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 23 नंबर। 23 में कहा है लूथर गुलिक द्वारा प्रतिपादित विभागी के 4P सिद्धांत में 4P का क्या मतलब है। तो 4P का मतलब था पर्पज, पर्सन, प्लेस और प्रोसेस, जो कि पहले वाले ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। मतलब उद्देश्य, व्यक्ति, स्थान, प्रक्रिया। तो पहला वाला ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 24। 24 में कहा है कि फॉलेट के अनुसार शक्ति और सत्ता के मध्य अंतर है। हालांकि यह एनटीए ने इस क्वेश्चन को ड्रॉप कर दिया था, तो इसको जो है आप होमवर्क के रूप में रख लीजिए। इसको खुद से हल करने का प्रयास करिएगा, क्योंकि इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। बढ़ते हैं अगला सवाल है 25 नंबर। 25 में क्या कहा है कि नवीन लोक प्रशासन पर आधारित साहित्य निम्नलिखित पर बल देता है। तो यह है प्रासंगिकता, मूल्य, समता और परिवर्तन पर बल देता है, जो कि चौथे वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। चौथा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है 26 नंबर। 26 में कहा है कि हेरोल्ड लासवेल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक नीति चक्र की पांचवी अवस्था है। नीति चक्र की पांचवी अवस्था जो है अनुप्रयोग है, जो कि तीसरे वाले ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। तो तीसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 27। 27 में कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान से संबंधित है। तो यह था आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, जो कि दूसरे वाले ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। तो दूसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है 28 नंबर। 28 में क्या कहा है कि निम्नलिखित में कौन सा वह पहला भारतीय राज्य है जिसने सामाजिक संपरीक्षा विधि को लागू किया है। तो यह था मेघालय, जो कि दूसरे वाले ऑप्शन में दिख रहा है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है 29 नंबर। 29 में कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय या आयोग सुशासन सूचकांक से संबंधित है। तो यह है कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय। मतलब कि पहला वाला ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 30। 30 में कहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम को हाइड एक्ट के रूप में भी जाना जाता है। तो यह था यूएस भारत शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा सहयोग अधिनियम, जो कि दूसरे वाले ऑप्शन में दिख रहा है। तो दूसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 31। 31 में कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पंचशील के सिद्धांत है। पंचशील का सिद्धांत है एक दूसरे के प्रादेशिक अखंडता और संप्रभुता के प्रति पारस्परिक सम्मान, यह है पारस्परिक अनाक्रमण भी है, एक दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप, यह नहीं है।
तो सी को हम एलिमिनेट कर सकते हैं यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से। तो हमारा दूसरा वाला ऑप्शन निकल कर बाहर आ जा रहा है। मन करे तो आगे देखें, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है 32 नंबर। 32 में क्या कहा है कि भारत की किसी महिला पुलिसकर्मी ने सर्वप्रथम शांति स्थापना अभियान के कार्यों में कब भाग लिया था? तो ये लिया था जनवरी 2007 में, जो कि पहला वाले ऑप्शन में दिया हुआ है, तो पहला ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 33। 33 में कह रहा है कि विस्तारित पड़ोस भारतीय विदेश नीति का अवधारणात्मक क्षेत्र बन गया है। नीचे दिए गए विकल्पों में कौन सा विकल्प भारत के विस्तारित पड़ोस के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसमें से सुएज नहर आता है, दक्षिण चीन सागर भी है, पूर्वी अफ्रीका नहीं है। तो हमारा तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जा रहा है, एशिया प्रशांत क्षेत्र भी है, तो तीसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है 34 नंबर। 34 में क्या कहा है कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बहुपक्षीय कार्रवाई के बारे में भारत के उपागम को 5S के रूप में रखा है। गलत विकल्प को चुनना है। तो इसमें से जो है कि सामंजस्य गलत है, बाकी सम्मान संवाद संप्रीति ये सारे ही सही है। तो दूसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है 35 नंबर। 35 में कहा है कि निम्नलिखित में से किस सम्मेलन में विश्व बैंक की स्थापना का निर्णय लिया गया था? तो ये था ब्रिटेन वुड सम्मेलन में, जो कि दूसरे वाले ऑप्शन में दिख रहा है। दूसरा ऑप्शन सही हो जा रहा है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 36 नंबर। 36 में कहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई थी? हालांकि ये तो सबको पता होगा, 1945 में की गई थी। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 37। 37 में कहा है कि निम्नलिखित में किसने प्रभाव की रोकथाम या कंटेनमेंट पद की रचना की थी? तो ये किए थे कैनन ने। कैनन कहाँ है? हमारे पहले वाले ऑप्शन में दिए हुए हैं। तो पहला वाला ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है 38 नंबर। 38 में कहा है कि निम्नलिखित में से किसने भारत को उन्नत परमाणु प्रौद्योगिकी वाले एक उत्तरदायी राज्य के रूप में वर्गीकृत किया था? तो ये किए थे डब्ल्यू बुश साहब, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति थे। पहले वाले ऑप्शन में दिए हुए हैं। पहला वाला ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 39। 39 में क्या कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन पारिस्थितिकी दृष्टिकोण से सही है? एनटीए ने इसका पहला वाला उत्तर सही माना है। पहला में है ए बी सी, ए बी और सी। एबीसी कह रहा है कि पारिस्थितिकी शब्द यूनानी मूल का है। पारिस्थितिकी शब्द को अर्नस्ट हैकेल ने प्रतिपादित किया। एंड्रयू डॉब्सन ने पर्यावरण एवं पारिस्थितिकीवाद के मध्य विभेद किया। तो ये एबीसी हमारा सही हो जा रहा है। पहला वाला ऑप्शन सही हो गया। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है 40 नंबर। 40 में कहा है कि निम्नलिखित में से यह किसका विश्वास है कि अधिसंरचना या सुपर स्ट्रक्चर सापेक्षिक रूप से स्वायत्त होती है? तो इस एंटी ने इसका तीसरा वाला उत्तर सही माना है, मतलब बी सी और डी, ग्रामसी, बोलांज और माओजेडांग। तो ये तीसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 41। 41 में कहा है कि मैकियावेली की पुस्तक द प्रिंस के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? सही कथन को चुनना है। एंटी ने इसका पहला वाला ऑप्शन सही माना है। पहले में क्या कहा है कि बी और डी सही है। बी है इस पुस्तक में द्विनैतिकता को स्थापित किया गया है। डी कह रहा है कि यह पुस्तक एक नागरिक सेना के पक्ष में बात करती है। पहला वाला ऑप्शन सही हो गया। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है 42 नंबर। 42 में कहा है कि जॉन लॉक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो वे अनुभववाद के समर्थक थे। उन्होंने मानव समाज से संबंधित सरोकार पर निबंध लिखा है। वे सीमित राज्य में विश्वास करते थे। वे लोकप्रिय संप्रदाय के प्रतिपादक थे। तो ये वाला गलत है, वे लोकप्रिय संप्रदाय के प्रतिपादक नहीं थे। हालांकि ऊपर के तीनों एबीसी और सही हो जा रहा है। एबीसी पहले वाले ऑप्शन में दिया हुआ है, तो पहला वाला ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 43। 43 में कहा है कि टैगोर के दर्शन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से सही है? तो टैगोर सच्ची स्वतंत्रता के प्रतिपादक थे, सही है। टैगोर शाश्वत सत्य के अन्वेषक बनकर उभरे, यह भी सही है। टैगोर ने विविधता में सृजनात्मक एकता को प्रोत्साहित किया, यह भी सही है। टैगोर ने आक्रामक राष्ट्रवाद का समर्थन किया। तो उन्होंने आक्रामक राष्ट्रवाद का समर्थन नहीं किया था, तो डी वाला एलिमिनेट कर सकते हैं। एलिमिनेट कर देंगे तो पहला वाला ऑप्शन हमारा निकल कर सामने आ जाएगा। पहला वाला ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है 44 नंबर। 44 नंबर में क्या कहा है कि
कौटिल्य के अनुसार दंड नीति का उद्देश्य कौन से है? उसमें एंटी इसका चौथा वाला ऑप्शन सही माना है, मतलब ए बी डी और ए बी डी और ई को। ये कह रहा है कि अनार्जित का अधिग्रहण, अनार्जित का प्रस्तुतिकरण, संरक्षित का संवर्धन और संवर्धित का उचित वितरण। ये चौथा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है 45 नंबर। 45 में कहा है कि निम्नलिखित में से राजनीतिक प्रणालियों के कार्य कौन से हैं? एंटी ने इसका तीसरा वाला उत्तर सही माना है, ए और सी। ये कह रहा है कि राजनीतिक समाजीकरण और सामाजिक राजनीतिक भर्ती। तो हमारा तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जा रहा है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है 46 नंबर। 46 में क्या कहा है कि निम्नलिखित में से कौन से कारक राजनीतिक व्यवस्था में क्रांतियों का मार्ग प्रशस्त करते हैं? क्रांतियों का मार्ग प्रशस्त करते हैं। एंटी ने इसका तीसरा वाला ऑप्शन सही माना है, ए बी और सी को। ए बी और सी मतलब कि तीव्र वर्ग विभाजन, जनता को एकजुट करने में बुद्धिजीवियों की भूमिका और सामाजिक असंतुलन। तो ये तीसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है 47 नंबर। 47 में क्या कहा है कि निम्नलिखित में कौन से कथन लोकसभा के अध्यक्ष की शक्ति के बारे में सही हैं? तो वो एंटी ने दूसरा उत्तर सही माना है, बी और सी है। जब स्पीकर को उसके पद से हटाए जाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो तब वो अध्यक्षता नहीं करता। स्पीकर के पद से हटाए जाने के किसी भी मामले में वो सदन में मतदान कर सकता है। दूसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है 48 नंबर। 48 नंबर में क्या कहा है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? सही कथन को हमें बताना है। तो एनटीए ने इसका तीसरा वाला उत्तर सही माना है। इसमें ए और बी। ए बी कि बेरोबारी मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है, और केशवानंद भारती ने उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि उद्देशिका संविधान का भाग है। तो तीसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 49। 49 में क्या कहा है कि वैश्वीकरण को निम्नलिखित में से कौन मजबूती प्रदान करते हैं? एनटीए ने पहला वाला ऑप्शन सही माना है, मतलब ए बी और सी। ए बी और सी ये कह रहा है कि राष्ट्रों के बीच वस्तुओं एवं सेवाओं के मुक्त व्यापार को बढ़ावा देता है। बी कह रहा है कि विकासशील विश्व की बाजार अर्थव्यवस्थाओं को मजबूती मिलती है। सी कह रहा है कि देशों के मध्य सामाजिक आर्थिक अंतर्क्रिया को बढ़ावा देता है। पहला वाला ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है 50 नंबर। 50 नंबर कह रहा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 26 के अनुसार प्रत्येक धार्मिक पंथ के पास इस बात का अधिकार है कि आगे पांच पांच लाइनें लिखी हुई हैं, बताना है कौन सा सही है। एंटी ने इसका तीसरा वाला जवाब सही माना है, मतलब ए बी सी और ई। ए बी सी और ई को सही माना है। ये कह रहा है कि धार्मिक एवं पूर्त उद्देश्य हेतु संस्थाओं की स्थापना करना एवं उसकी देखभाल करना, अपने धर्म के विषयों से संबंधित कार्यों का प्रबंध करना, चल संपत्ति का स्वामित्व एवं उसे अर्जित करना, अचल संपत्ति का स्वामित्व एवं उसे अर्जित करना। ए बी सी और ई हमारा सही हो जा रहा है। तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जा रहा है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 51। 51 कह रहा है कि प्रशासन के क्लासिकल सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सही है? क्लासिकल सिद्धांत के बारे में कौन से सही हैं? इसने विवेकपरक एवं यहाँ तक कि उत्पादन अभिप्रेरक में ध्यान देने युक्त भूमिका का निर्वहन किया है। यह तो सही है। इसने प्रशासन में अवधारणाओं के एक समूह को सूत्रबद्ध किया, यह भी सही है। यह इस विचार को प्रतिपादित करने वाला प्रथम सिद्धांत था कि प्रशासन एक पृथक गतिविधि है, यह भी सही है। तो ए बी सी हमें तीनों सही हो जा रहा है। तो चौथे वाले ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है 52 नंबर। 52 में कहा है कि फेरल हेडी के अनुसार तुलनात्मक लोक प्रशासन निम्नलिखित में से किन मुद्दों से संबंधित है? सिद्धांत की खोज, व्यवहारिक अनुप्रयोग का आग्रह, तुलनात्मक राजनीति की सीमा क्षेत्र का योगदान, लोक प्रशासन में विद्यमान समस्याओं का तुलनात्मक विश्लेषण। हालांकि ये सारे ही मुद्दे संबंधित हैं, तो हमारा पहला वाला ऑप्शन
सही हो जा रहा है क्योंकि इसमें ए बी सी और डी सारा दिया हुआ है। पहला वाला ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 53। 53 में कहा है कि निम्नलिखित में से जनहित याचिका के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। सही नहीं है। एनटी ने चौथा वाला ऑप्शन सही माना है कि केवल पंजीकृत नागरिक समाज संगठन पीआईएल दाखिल कर सकता है, तो ऐसा नहीं है। और डी कहा है पीआईएल दाखिल करने के लिए कोई शुल्क फीस नहीं लगाया जाता, तो ये भी नहीं है, शुल्क लगता है। इसके सही वाले स्टेटमेंट को पढ़ ले रहे हैं कि पीआईएल अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय में दाखिल की जा सकती है और पीआईएल अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय में दाखिल की जा सकती है। तो अनुच्छेद 32 और 226 पीआईएल से संबंधित हो जा रहा है। और पूछा है कौन सा सही नहीं है, तो ए और डी सही नहीं है, तो चौथा वाला ऑप्शन हमारा सही हो गया। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है 54 नंबर। 54 में कहा है कि वर्ष 2019 में आरटीआई अधिनियम में किन किए गए संशोधन के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है। एनटीए ने इसका तीसरा उत्तर सही माना है, ए और सी। ए और सी। 5 वर्ष की निश्चित अवधि से अब तक आयुक्त का पद सरकार की इच्छा कृपा पर निर्भर करेगा। सी कह रहा है कि आयुक्त के वेतन एवं भत्ते भी सरकार द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, तो तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जा रहा है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 55। 55 में कहा है कि भारतीय विदेश नीति के मूल मूल्य कौन से हैं। मूल मूल्य हैं इनके आदर्शवाद और यथार्थवाद का सम्मिश्रण, सहिष्णुता का मूल्य, साम्राज्यवाद विरोध एवं उपनिवेश विरोध, प्रादेशिक विस्तार ये नहीं है। डी को हम एलिमिनेट कर सकते हैं, तो यहाँ से तीनों एलिमिनेट हो जा रहा है, तो पहला वाला ऑप्शन हमारा निकल कर बाहर हो जा रहा है। तो पहला वाला ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 56। 56 में क्या कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी शीत युद्ध की विशेषताएं नहीं है, तो इसमें एनटीए ने तीसरा वाला ऑप्शन सही माना है, सी और डी। गुट निरपेक्ष देशों के विरुद्ध आर्थिक नाकाबंदी थी। तीसरे विश्व के देश इसमें प्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित थे, तो यह स्टेटमेंट सही नहीं है। अब पूछा कौन सा नहीं है, तो सी और डी नहीं है। तीसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है 57 नंबर। इसमें अभिकथन दिया हुआ है और उसके नीचे कारण दिया हुआ है। अभिकथन कह रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद ही अंतर्राष्ट्रीय वातावरण पर सोवियत संघ के साथ अमेरिकी संबंधों का प्रभुत्व रहा, जिसका शीत युद्ध के लक्षण के रूप में वर्णन किया जाता है। कारण कह रहा है कि शीत युद्ध ने न केवल अमेरिकी एवं सोवियत संघ के साथ अमेरिका से संबद्ध देशों और सोवियत संघ के मित्र राष्ट्रों, बल्कि अन्य गुटनिरपेक्ष देशों के साथ अमेरिका और उसके मित्रों के संबंधों को भी रंग रंजित किया। तो ये दोनों ही कथन, मतलब कि अभिकथन और कारण सत्य हैं और आर्य की सही व्याख्या भी कर रहा है, तो पहला वाला ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 58। यह भी अभिकथन कारण वाला है। अभिकथन कह रहा है कि हमारे समय में इतिहास वह है जो कि दस्तावेजों को स्मारकों में रूपांतरित करता है। कारण कह रहा है कि ज्ञान का पुरातत्व विज्ञान स्मारकों के अंतर्भूत वर्णन की खोज करता है, तो यहाँ पर भी अभिकथन और कारण दोनों ही सही हैं और आर्य की सही व्याख्या भी कर रहा है, तो पहला वाला ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 59। यह भी अभिकथन कारण वाला है। अभिकथन कह रहा है कि पूंजीवाद के आंतरिक विरोधाभास पूंजीवाद को समाप्त कर देंगे। कारण कह रहा है कि अधिशेष मूल्य का शोषण पूंजीवाद का सबसे बड़ा विरोधाभास है, तो ये दोनों ही सत्य हैं और आर्य की सही व्याख्या भी कर रहा है। पहला वाला ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 60। फिर से अभिकथन और कारण वाला सवाल है। अभिकथन कह रहा है कि आर्थिक रूप से सर्वोदय व्यवस्था की रूपरेखा देश में एक संतुलित एवं सामयिक अर्थव्यवस्था स्थापित करने का प्रयत्न करेगी। और कारण कह रहा है कि जयप्रकाश लोगों के आर्थिक जीवन में कृषिगत क्रियाकलापों को प्रथम स्थान प्रदान करना चाहते थे। तो इसका दोनों स्टेटमेंट, मतलब अभिकथन कारण तो सही है, लेकिन जो कारण है अभिकथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, तो दूसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 61। 61 फिर से अभिकथन कारण वाला है। अभिकथन कह रहा है कि राजनीतिक संस्कृति राजनीति के बारे में विश्वासों और मनोभावों का एक समुच्चय है, जैसा कि लोगों के मौखिक और अमौखिक व्यवहार में सम्मिलित है। कारण कह रहा है कि राजनीतिक संस्कृति के प्रतीकात्मक और रूपांतरक प्रतिमान इस बात के घोतक हैं कि उतनी ही राजनीतिक संस्कृतियां हो सकती हैं जितनी की राजनीतिक
प्रणालियों में राजनीतिक विकास की गतिशीलता। तो अभिकथन और कारण दोनों ही सही हैं, लेकिन जो कारण है वो अभिकथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, तो दूसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है 62 नंबर। 62 में क्या कहा है कि रॉबर्ट डहल ने लोक प्रशासन में अंतः संस्कृति अध्ययन का सुझाव दिया है। कारण कह रहे हैं कि उनका मत है कि लोक प्रशासन राजनीतिक संस्कृति एवं पर्यावरणीय व्यवस्था के प्रभाव जिसमें यह विकसित होता है उससे बच सकता है। यहाँ अभिकथन तो सही है लेकिन कारण गलत है। तो यहाँ हमारा तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जा रहा है कि ए सही है और आर सही नहीं है। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 63। ये कथन वाला सवाल है, कथन 1 और कथन 2। पहला कथन कह रहा है कि अधिकार अनिवार्य रूप से व्यक्तियों एवं राज्य के मध्य परस्पर विरोधिताओं संबंधित क्षेत्र से संबंधित होते हैं। ये तो सही है कथन। कोई भी राजनीतिक सिद्धांत अधिकारों का सिद्धांत तब तक नहीं हो सकता जब तक कि उसमें राज्य के विरुद्ध व्यक्तियों को कुछ अधिकार न दिए जाए हों। ये भी स्टेटमेंट भी सही है, तो हमारा दोनों ही स्टेटमेंट सही हो जा रहा है, मतलब पहला वाला ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 64। 64 में कहा है कि वैश्विक पर्यावरणीय परिवर्तन की समस्याएं आधुनिक प्रौद्योगिकी एवं जनसंख्या सघनताओं के बिना अस्तित्ववान नहीं हो सकती है। दूसरा कथन कह रहा है कि जलवायु परिवर्तन की समस्याओं का समाधान करना कठिन है क्योंकि इसमें अंतरा एवं अंतर पीढ़ीगत दोनों प्रकार की सामूहिक क्रिया जन समस्याएं शामिल होती हैं। हालांकि यहाँ दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, तो पहला वाला ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 65। 65 यहाँ पर भी दो कथन दिए हुए हैं। पहला कथन कह रहा है कि नेहरू ने समाज के समाजवादी प्रतिरोध का समर्थन किया। दूसरा कथन कह रहा है कि नेहरू की नागरिक स्वतंत्रताओं के प्रति प्रतिबद्धता ने उन्हें सर्वहारा की तानाशाही के विचार को स्वीकार करने से रोका। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है, तो पहला वाला ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 66। पहला इसमें कथन कर रहा है कि दलीय प्रणालियां राजनीतिक लड़ाइयां लड़ने के साधारण साधन प्रदान करती हैं। यह तो सही है। दलीय प्रणाली का एक उद्देश्य पारंपरिक अभिजात वर्ग को नए अभिजात वर्ग से प्रतिस्थापित करना है। यह स्टेटमेंट भी सही है, तो हमारा दोनों स्टेटमेंट सही है, पहला वाला ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 67। इसमें कह रहा है कि पहला कथन निर्गम मतानुमान या फिर एग्जिट पोल जिसे बोलते हैं, चुनाव के बाद होने वाला मतानुमान है जिसे तब संपादित किया जाता है जब मतदाता अपना मतदान करने के बाद बाहर आते हैं। और दूसरा कथन कह रहा है कि मत सर्वेक्षण या ओपिनियन पोल जो है शोध सर्वेक्षण का वह प्रकार है जिसे चुनावों के बाद जनमत का पता लगाने हेतु संचालित किया जाता है। तो ये दूसरा वाला स्टेटमेंट सही नहीं है, पहला वाला स्टेटमेंट सही है, तो तीसरा वाला यहाँ ऑप्शन सही हो जा रहा है कि कथन एक तो सत्य है लेकिन दूसरा वाला कथन सत्य नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 68। 68 में क्या कहा कि नीचे दो कथन दिए हैं। भारत के उपराष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। भारत के उपराष्ट्रपति के संदर्भ में दो कथन दिए हुए हैं, कथन एक और दो। बताना है कौन सा सही है कौन सा सही नहीं है। तो पहला लिखा हुआ है कि वह 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहता है किंतु पदावधि की समाप्ति के बाद भी अपने उत्तराधिकारी के पद ग्रहण करने तक वह अपने पद पर बना रह सकता है। तो ये स्टेटमेंट तो सही है। दूसरा कहा है कि संविधान इस बात पर मौन है कि उपराष्ट्रपति की पदावधि समाप्त होने के पूर्व यदि वह पद खाली हो जाता है तो उसके दायित्वों का निर्वहन कौन करेगा। ये बात भी सही है, तो हमारा दोनों ही स्टेटमेंट सही हो जा रहा है, मतलब पहला वाला ऑप्शन सही हो जा रहा है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 69। 69 में कहा है कि नीति एजेंडा उन सभी राजनीतिक मांगों का योग होता है जिसे लोग अथवा समूह द्वारा नीति एजेंडा में लाए जाने के लिए प्रयास किया गया होता है। पहला स्टेटमेंट ये है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि नीति एजेंडा उन मांगों से बना होता है जिन पर विचार करने हेतु नीति निर्माता सहमत होते हैं। तो पहला वाला ऑप्शन स्टेटमेंट इसका गलत है, दूसरा वाला सही है, तो इसका चौथा वाला ऑप्शन सही हो जा रहा है, मतलब कथन एक गलत है लेकिन कथन दूसरा सही है, तो चौथा ऑप्शन सही हो गया। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 70। 70 में क्या कहा है, यहाँ भी स्टेटमेंट वाला सवाल है। दो कथन दिए हुए हैं। पहला कथन कह रहा है कि IMF और IBRD दोनों के मुख्यालय वाशिंगटन में है।
वाशिंगटन में है, दोनों सही है। भारत के आईएमएफ के मत आईएमएफ में मत हिस्सा 10% का है, तो 10% का हिस्सा आईएमएफ में नहीं है, ये स्टेटमेंट गलत है। तो केवल पहला स्टेटमेंट सही हो जा रहा है, तो हमारा तीसरा वाला ऑप्शन, कथन एक सही है लेकिन कथन तो गलत है। तीसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है 71 नंबर। 71 नंबर में एक तरफ बुक का नाम दिया हुआ है, दूसरी तरफ लेखक का नाम दिया हुआ है, और इंडियन इसका दूसरा वाला ऑप्शन सही माना है। मतलब बिटवीन पास्ट एंड फ्यूचर के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं हन्ना अरेंट और विको एंड हर्डेर टू स्टडी इन द हिस्ट्री ऑफ आइडियाज। इसके लेखक हैं आइडियाज बर्लिन। द वॉइस ऑफ लिबरल लर्निंग, इसको किसने लिखा है? तो इसको लिखा है माइकल ऑक्सफोर्ड ने। और द टिरेनी ऑफ मेरिट, इसको किसने लिखा है? माइकल जे सैंडल ने। तो हमारा दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जा रहा है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है 72 नंबर। यहाँ पर एक तरफ अवधारणा दी हुई है, दूसरी तरफ उसके विचारक या चिंतक का नाम दिया हुआ है। सद्गुण ही ज्ञान है, यह अवधारणा किसने दिया था? सद्गुण ही ज्ञान, तो इसको दिया था प्लेटो ने। प्लेटो हमारे कहाँ है? दूसरे वाले पॉइंट में। तो पहला वाला का दूसरा, मतलब कि यहाँ दूसरे वाले पॉइंट में से दिया हुआ है, बाकी किसी में भी नहीं मैच कर रहा है, तो तुम्हारा दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जा रहा है। बाकी इच्छा हो तो पॉज करके वीडियो को देखिए, सारा ही देखकर फिर आगे बढ़ते हैं। और सवाल नंबर 73। 73 में क्या कहा है? एक तरफ घटना का नाम दिया हुआ है, दूसरी तरफ वो घटना किस वर्ष घटित हुई। तो एनटीए ने इसका दूसरा वाला ऑप्शन सही माना है। दूसरे में क्या कहा है कि सूरत विभाजन जो है 1907 में हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन 1942, असहयोग आंदोलन 1919 से 21 तक, और महान सत्याग्रह यह हुआ था 1927 में। तो हमारा दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जा रहा है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 74। 74 में क्या है कि एक तरफ बुक का नाम दिया हुआ है, दूसरी तरफ उसके लेखक के नाम दिए हुए हैं। एंटी ने इसका चौथा वाला ऑप्शन सही माना है। मतलब कि पॉलिटिक्स चेंज इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, नेशनलिज्म एंड कम्युनिज्म, इसके लेखक हैं जॉन एच कोटस्की। और पॉलिटिकल डेवलपमेंट, इसके लेखक हैं सी एच डॉड। और द पॉलिटिक्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन, इसके लेखक हैं डेविड ई एप्टर। ट्रेडिशन, चेंज एंड मॉडर्निटी, इसके लेखक हैं एस एन एजनस्टेड। तो हमारा चौथा वाला ऑप्शन सही हो जा रहा है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 75। 75 में क्या कहा है? एक तरफ अनुसूची दी हुई है, दूसरी तरफ विवरण दिया हुआ है। तो चौथी अनुसूची में क्या दिया हुआ है? चौथी अनुसूची कहता है कि राज्यसभा हेतु सीट का आवंटन। और 10वीं अनुसूची क्या कहती है? यह कहती है दल बदल से संबंधित प्रावधान यहाँ पर बताया जाता है। 7वीं अनुसूची में केंद्र एवं राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा किया गया है। 6ठी अनुसूची में कुछ राज्यों में जनजातीय क्षेत्र का प्रशासन के बारे में बात की गई है। तो यहाँ पर हमारा A1, B2, C3, D4 मतलब कि दूसरा वाला ऑप्शन में दिख रहा है, तो दूसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 76। 76 में क्या है कि क्षेत्रीय राजनीतिक दल दिया हुआ है एक तरफ, दूसरी तरफ उसके संस्थापक नेता का नाम दिया हुआ है। एनटीए ने इसका तीसरा वाला ऑप्शन सही माना है। तीसरा में क्या है कि डीएमके के डीएमके जो है क्षेत्रीय राजनीतिक दल, इसकी स्थापना जो है कि CN अन्नादुरई ने किया था, जो कि तीसरे वाले में है। और AITMK के स्थापना किसने की थी? तो HMG रामचंद्रन ने। टीडीपी को NT रामाराव ने। और PDP को मुफ्ती मोहम्मद सईद ने, जो कि तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 77। 77 में क्या कहा है? एक तरफ अवधारणा दी हुई है, दूसरी तरफ उसके चिंतक का नाम दिया हुआ है। एनटीए ने इसका तीसरा वाला ऑप्शन सही माना है। तीसरा में क्या है कि आज्ञा पालन एवं स्वीकार्यता के मत विभेद, इसको बताया है चेस्टर मेरनॉल्ड ने। और आर्थिक कार्य में लगा व्यक्ति एवं प्रशासनिक व्यक्ति के मत विभेद को बताया है H साइमन ने। करिश्माई नेता एवं विधिक तार्किक प्राधिकार के मत विभेद को बताया है मैक्स वेबर ने। और प्रबंध के सिद्धांतों एवं तंत्र के मत विभेद, इसको FW टेलर ने बताया है। तो हमारा तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जा रहा है एनटीए के हिसाब से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। 78 में क्या हुआ है? एक तरफ योजना का नाम दिया हुआ है, दूसरी तरफ उससे संबंधित मंत्रालय का नाम दिया हुआ है, जिसे हमें मिलाना है। तो एनटीए ने इसका चौथा वाला ऑप्शन सही माना है। चौथा में क्या है कि उज्ज्वला योजना, यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से इसका संबंध है। सौभाग्य योजना का संबंध है ऊर्जा मंत्रालय से। और अटल पेंशन योजना का संबंध है
वित्त मंत्रालय से। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, इसका संबंध है ग्रामीण विकास मंत्रालय से। तो हमारा चौथा वाला ऑप्शन सही हो जा रहा है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है 79 नंबर। इसमें दो सूचियां दी हुई हैं, इसको हमें मिलाना है। एक तरफ श्रीलंका में भारतीय शांति स्थापना बल, शिमला समझौता, लाहौर घोषणा एक्ट पॉलिसी, इससे संबंधित व्यक्तियों का नाम दिया हुआ है, इसको हमें मैच कराना है। तो एनटीएन इसका पहला वाला ऑप्शन सही माना है, मतलब कि श्रीलंका में भारतीय शांति स्थापना बल, इसका संबंध है राजीव गांधी से। और शिमला समझौता इंदिरा गांधी से इसका संबंध है। लाहौर घोषणा, इसका संबंध है अटल बिहारी वाजपेयी से। और एक्ट ईस्ट पॉलिसी, नीति नरेंद्र मोदी से संबंधित है। तो पहला वाला ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 80। 80 में क्या कहा है कि एक तरफ वर्ष का नाम दिया हुआ है, दूसरी तरफ शिखर सम्मेलन का नाम दिया हुआ है। तो बार्डुंग शिखर सम्मेलन यह कब हुआ था? ये हुआ था 1955 में। मतलब कि ए का वन, ए का वन तीसरे वाले ऑप्शन में दिया हुआ है और बाकी ए का वन किसी में नहीं दिया हुआ है। तो तीसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है। आगे न देखते हुए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 81 नंबर। 81 में क्या कहा है कि निम्नलिखित अवधारणाओं को उनके विकास के कालानुक्रम अनुसार ढंग से व्यवस्थित कीजिए। तो एनटीएन इसका तीसरा वाला ऑप्शन सही माना है। पहले क्या आया? विधिक संप्रभुता आई, फिर आया राजनीतिक संप्रभुता, फिर लोकप्रिय संप्रभुता, फिर लास्ट में आया बहुल संप्रभुता का सिद्धांत। तीसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है 82 नंबर। 82 में क्या कहा है कि निम्नलिखित पुस्तकों को उनके प्रकाशन वर्ष के कालानुक्रम अनुसार ढंग से व्यवस्थित कीजिए। तो एनटीएन इसका पहला वाला ऑप्शन सही माना है कि पहले द ह्यूमन कंडीशन आई, फिर द आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज आया, फिर आया आफ्टर वर्च्यू, फिर आया स्पेयर्स ऑफ जस्टिस। तो पहला वाला ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 83 नंबर। 83 में क्या कहा है कि निम्नलिखित संकल्पनाओं को उनके आविर्भाव या उद्भव के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। एनटीएन इसका पहला वाला ऑप्शन सही माना है। मतलब कि सबसे पहले राज का सप्तांग सिद्धांत आया, फिर आया उग्र मानवतावाद, फिर आया सत्याग्रह, फिर आई संपूर्ण क्रांति। तो पहला वाला ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 84। 84 में क्या कहा है कि संविधानवाद की निम्नलिखित विशेषताओं को उस काल क्रम में व्यवस्थित कीजिए जैसा कि वे समय के साथ विकसित हुई थी। एनटीएन इसका चौथा वाला ऑप्शन सही माना है। मतलब राजनीतिक पृथक्करण सबसे पहले आया, फिर आया विधि का संहिताकरण, फिर आया संवैधानिक राजतंत्र, फिर लास्ट में नियंत्रण और संतुलन। चौथा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 85 नंबर। 85 में क्या कहा है कि राज्य की नीति के निम्नलिखित निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान में उनके उल्लेख के अनुसार अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो एनटीएन इसका दूसरा वाला ऑप्शन सही माना है। सबसे पहले क्या आया? पुरुष एवं महिलाओं को समान कार्य हेतु समान वेतन। उसके बाद आया निर्धन के लिए समान न्याय को बढ़ावा देना एवं मुफ्त विधिक सहायता प्रदान करना। फिर आया सभी नागरिकों के लिए पूरे देश में एक समान नागरिक संहिता लागू करना। लास्ट में लोक सेवाओं में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण। तो हमारा दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जा रहा है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है 86 नंबर। 86 में क्या कहा है कि निम्नलिखित आंदोलनों को कालानुक्रमानुसार ढंग से व्यवस्थित कीजिए। एनटीए ने दूसरा वाला ऑप्शन इसका सही माना है। दूसरा में क्या कहा है कि सबसे पहले चिपको आंदोलन आया, फिर आया एपिको आंदोलन, फिर नर्मदा बचाओ आंदोलन, फिर आया जन लोकपाल आंदोलन और लास्ट में आया जल सत्याग्रह। तो दूसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 87 नंबर। 87 में क्या कहा है कि एल्टन मेयो के निम्नलिखित प्रयोगों को कालानुक्रमानुसार ढंग से व्यवस्थित कीजिए। तो दूसरा वाला ऑप्शन इसका सही है। दूसरा में क्या रहा है कि सबसे पहले एल्यूमिनियम एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था, उसके बाद फिर रिले असेंबली टेस्ट रूम एक्सपेरिमेंट हुआ था, फिर उसके बाद मास इंटरव्यू प्रोग्राम, फिर बैंक वायरिंग एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था। तो दूसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है 88 नंबर। 88 नंबर में क्या कहा है कि भारत सरकार द्वारा उठाए गए निम्नलिखित भ्रष्टाचार विरोधी कदमों को कालानुक्रमान अनुसार ढंग से व्यवस्थित कीजिए। तो एनटीए ने दूसरा वाला ऑप्शन इसका सही माना है। दूसरा में क्या कहा है कि बेनामी संव्यवहार अधिनियम सबसे पहले आया, फिर आया धन शोधन निवारक निवारण अधिनियम और फिर भ्रष्टाचार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र अभिसमय का अनुसमर्थन और लास्ट में काला धन तथा कर अधिनियम ये आया। तो हमारा दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जा रहा है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है 89 नंबर। 79 में क्या कहा है कि भारतीय वायुसेना द्वारा किए गए संयुक्त अभ्यासों को कालक्रमानुसार सूचीबद्ध कीजिए। एनटीए ने इसका पहला वाला ऑप्शन सही माना है। मतलब ABCD ऑलरेडी कालक्रमानुसार व्यवस्थित है। मतलब इंद्रधनुष 4 पहले, फिर डिजर्ट ईगल सेकंड, फिर टेबल टॉप, फिर संवेदना। तो हमारा पहला वाला ऑप्शन हमारा
सही हो जा रहा है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है 90 नंबर। 90 नंबर में क्या आता है कि निम्नलिखित ब्रिक्स शिखर सम्मेलनों को उनके आयोजन के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इंडिया ने इसका तीसरा वाला ऑप्शन सही माना है। मतलब कि डबरन दक्षिण अफ्रीका सबसे पहले हुआ, फिर हुआ उफा रूस में, और फिर उसके बाद जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में, फिर लास्ट में बीजिंग वर्चुअल समिट। तो हमारा पहला वाला ऑप्शन सही हो जा रहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल है, अब यहाँ से कॉम्प्रिहेंशन शुरू हो गया है। सवाल नंबर 91 से 100 तक पूरा ही कॉम्प्रिहेंशन दिया हुआ है, और कॉम्प्रिहेंशन में से ही सवाल पूछे गए हैं। तो इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि ये हर बार वेरी करता रहता है। तो अब तक तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में नए PYQ के साथ। आपका दिन मंगलमय हो।